अरे निकिता, क्या कर रही हो? आपको पता है मैंने एक रैपिडो राइड बुक की है, बस कैप्टन का इंतजार कर रही हूँ। आपको पता है हु द कैप्टन इज? हु? द फाउंडर ऑफ रैपिडो हिमसेल्फ, मिस्टर पवन गुट्टुपल्ली, जिनसे आज हम जानेंगे रैपिडो की पूरी जर्नी और साथ ही बात होगी आखिर कब कब मिली रैपिडो को एक स्मूथ राइड और क्यों बाइक टैक्सी पर चर्चा गरमाई। तो चलिए उनसे मिलते हैं। रैपिडो देश का जाना पहचाना ब्रांड। आपने कभी कैब सर्विस इस्तेमाल की हो या नहीं, रैपिडो का नाम जरूर सुना होगा। बाइक टैक्सी से शुरुआत करने वाली रैपिडो आज डोर स्टेप पिकअप और क्विक राइड्स के जरिए बड़ी मार्केट प्लेयर बन चुकी है। नतीजा, आज हर दिन तकरीबन 10 लाख लोग रैपिडो की सवारी करते हैं। आखिर कैसे हुई रैपिडो की शुरुआत? ये सपना था इन 3 चेहरों का, अरविंद संका, पवन गुंटुपल्ली और SR ऋषिकेश। इन 3 चेहरों की जिद और जुनून का नतीजा है कि साल 2015 में ब्रांड रैपिडो इंट्रोड्यूस हुआ। बेंगलुरु की सड़कों से निकली ये कंपनी आज देश के 100 से ज्यादा शहरों में अवेलेबल है। बाइक, ऑटो, कैब, पार्सल, ऑटो शेयर और बाइक लाइट जैसी सर्विसेज के जरिए ये कंपनी अब तक कुल करीब 1 करोड़ का कस्टमर बेस बना चुकी है। कंपनी के पास 10 लाख से ज्यादा कैप्टन्स हैं जो अब तक 10 करोड़ राइड्स पूरी कर चुके हैं। रैपिडो के इस सफर में कई साथियों की भागीदारी है। इनके इन्वेस्टर्स में शामिल हैं वेस्टब्रिज, नेक्सस, स्विगी, शेल, एडवांटेज और टीवीएस जैसी कंपनियां। रैपिडो की वैल्यूएशन $830 मिलियन है। CXO मंत्रा में आज हम बात कर रहे हैं कंपनी के फाउंडर पवन गुंटुपल्ली से। पवन IIT खड़गपुर से पास आउट हैं, साउथ कोरिया में काम कर चुके हैं, हार्डवर्क में विश्वास रखते हैं और चैलेंजेस से कभी नहीं डरते। आज इन्हीं से जानेंगे कैसे देश के छोटे शहरों में रैपिडो ने अपना बड़ा मकाम बनाया। हेलो एंड वेलकम टू जी बिजनेस। आप CXO मंत्रा देख रहे हैं और हमारे साथ हैं पवन गुंटुपल्ली। पवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। नमस्कार, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए धन्यवाद। वाह, हिंदी देखिए भैया, क्या हिंदी है, एकदम एक्सेंट ही अलग आ रहा है। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। तबीयत तो गड़बड़ चल रही है? हाँ, थोड़ा बुखार चल रहा है। दिल्ली की हवा रास नहीं आई? आजकल दिल्ली आना बहुत ज़्यादा हुआ, पर बहुत अच्छी खबर की वजह से आ रहा हूँ। क्या है वो खबर? पिछले दिसंबर पे हम लोग कैब्स लॉन्च किए थे दिल्ली में ही, दिल्ली से शुरू किए थे। और अभी मार्च में 100 दिन के बाद फिर से आए हैं सक्सेस मीट बनाने के लिए। तो हम लोग अभी 1.5 लाख राइड हर रोज कर रहे हैं कैब्स में, सिर्फ 100 दिन में, कैब्स पे और सिर्फ 100 डेज के अंदर। और उसके साथ हम लोगों ने ऑटो ड्राइवर्स, और हम लोग अपने ड्राइवर्स को कैप्टन्स बुलाते हैं। हाँ जी। ऑटो कैप्टन्स की भलाई के वास्ते हम लोगों ने अपना बिजनेस मॉडल पूरा बदल दिया है। पहले कमीशन मॉडल से अभी सब्सक्रिप्शन मॉडल किया हुआ है। तो ऐसे बहुत बहुत बड़े चीज़ हो रहे हैं और इसके वजह से हम दिल्ली बहुत ज़्यादा आना हो रहा है। कमीशन मॉडल पर भी आएंगे, रैपिडो पर भी आएंगे। सबसे पहले कुछ आपके बारे में बताइए। हैदराबाद से निकला लड़का IIT खड़गपुर पहुंचा और अब रैपिडो से पूरे देश में छाया हुआ है। हाँ। कौन है पवन, बताइए। मैं एक किसान की परिवार से हूँ और मेरे पापा बिजनेस करते थे। और बचपन में जब वो बिजनेस करता था मैं देखता रहता था और उस समय पे उसने मुझे एक बात कहा, बेटा सिर्फ दूसरों की भलाई करना, आज नहीं तो कल सक्सेस आएगा। उसको इंस्पिरेशन लेते हुए मैंने शुरू किया है। बहुत कम लोगों को बताया, पर ये मेरा 8th स्टार्टअप है। मैं 7 बार फेल होके 2 साल तक बिना जॉब का बहुत कुछ ट्राई करता रहा। कुछ सफल नहीं हो रहा था, पर पीछे नहीं हटा और आखिरी में रैपिडो शुरू किया। 8 स्टार्टअप बहुत होते हैं भाई साहब, तो 7 जो थे और वो जो 2 साल जब जॉब नहीं थी, कैसा रहा था? थोड़ा फ्लैशबैक में जाके बताइए, क्योंकि वो स्ट्रगल फेज था। और वहाँ की जो लर्निंग्स थी वो आगे आई गेस काम आ ही रही हैं अभी तक। कैसा था वो फेज? बाहर से देख रहे तो सबको लग रहा था ये बंदा अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। पर उस समय थैंकफुली मेरे पेरेंट्स मेरे सपोर्ट में थे। बाहर जिनके पास भी जाऊं
लोग बोलते हैं अरे तू IIT है तू। तो मेरा सबसे पहला जॉब कोरिया में लगा था, तो मैं जॉब वहाँ पे करके डायरेक्टली वहीं पे मेरा जॉब छोड़ के डायरेक्ट इंडिया को आया हूँ कुछ करने के लिए। तो जहाँ पर भी जाता था लोग बोलते थे तुम वहाँ पे काम करके यहाँ पे कुछ करने के लिए क्यों आए हो, क्या कर लोगे। उस समय सच में मुझे इतना ज़्यादा पता भी नहीं था। ये मैं 2012-13 की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे स्टार्टअप के लिए कितना स्टार्टअप इकोसिस्टम उतना बड़ा भी नहीं था और इतना इवॉल्व भी नहीं था। स्टार्टअप करके क्या होता है, बिजनेस करके क्या होता है, मुझे ज़्यादा नहीं पता था। मैं बस ऐसे ही कूद पड़ा था। आपको इंडिया में बाइक टैक्सी लाने के लिए, मेन स्ट्रीम करने के लिए, पूरा हर कोई जानता है कि बहुत बड़ा रोल इसमें आपका रहा है। बट उस समय जब आप स्टार्ट करने वाले थे उससे पहले उबर ओला ऑलरेडी मार्केट में थे, जो हम बोलते हैं कि एक नीड गैप था, वो कैसे आपने फाइंड आउट किया? जैसे कि मैं बता रहा था, मैं खुद बिना जॉब का था और ये 2014-15 की बात है। मैं ऑलरेडी अपने सेविंग्स पूरा ख़त्म कर चुका था और दूसरा स्टार्टअप कर रहा था। अगर मुझे उस समय पे, उस टाइम पे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, इधर अगर मेरे पास पैसे है तो मैं बहुत सुकून से जा सकता था। अगर पैसे नहीं है, बहुत अनकंफर्ट के साथ जाना पड़ रहा था। अगल बगल में ये पूरे एडवर्टाइजमेंट्स देख रहा था कि कुछ कंपनीज बोल रहे हैं राइड शेयरिंग रेवोल्यूशन, हम पूरा कन्वीनियंस लेके आ रहे हैं, ये लेके आ रहे हैं। पर हमें लगा है कि यार वो कन्वीनियंस सिर्फ ये देश के ऊपर टॉप 5%, ऊपर 5% लोगों के लिए है, ना मिडिल क्लास के लिए है। और ये जो रेवोल्यूशन राइड शेयरिंग का हो रहा था वो सिर्फ मुंबई दिल्ली जैसे शहरों पे हो रहा था। मैसूर, गुंटूर, पटियाला, कोटा, जोरहाट ऐसे छोटे छोटे शहरों पे नहीं हो रहा था। हमें ये पता था कि इस देश में 20 करोड़ के आसपास बाइक्स है आज के टाइम पे रोड्स पे। मतलब मोटा मोटा अगर आप ले लेंगे तो एक फैमिली में ऑलमोस्ट एक बाइक रहेगा। इससे भी बड़ी बात, ये बाइक सिर्फ बड़े शहरों में नहीं, छोटे शहरों में भी है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना यही मोड यूज़ करके एक सॉल्यूशन बनाया और हम लोग 2015 में शुरू किया। रैपिडो दिन में 10 लाख राइड हर रोज़ 100 सिटी में ज़्यादा पूरे देश में करता है हर रोज़। और इसमें भी बड़ी बात, ये 10 लाख राइड्स में 40% से ज़्यादा छोटे गांव से आते हैं। मतलब मैं बोल रहा हूँ जोरहाट, सेलम, बहुत कोने कोने, देश के कोने कोने जगह पे भी रैपिडो का राइड्स होता है। सबसे ज़्यादा कुछ ऐसा कोई डेटा है आपके पास, आप बता सकते हैं कि रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा हमें एक्सपेक्ट भी नहीं था और यहाँ से निकिता इतने राइड्स हमें मिल रहे हैं? असम हमारे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। गुवाहाटी, जोरहाट हमारे सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज़ है। और ये सरप्राइजिंग क्यों था? वहाँ पे थोड़ा पहाड़ ज़्यादा है तो बाकी व्हीकल्स नहीं जा पाते हैं, पर वहाँ पे बाइक्स ज़्यादा है और उससे भी बहुत अच्छी खबर, वहाँ पे औरतें काम करते हैं, औरतें अपने परिवार को चलाते हैं। तो वो उस एक जगह में हमारे कैप्टन्स, ड्राइवर्स को कैप्टन्स बुलाते हैं, हमारे कैप्टन्स में से 20 से 30% औरतें हैं। अरे वाह, आई वाज हैविंग दिस क्वेश्चन अलोंग विद मी कि आप फीमेल राइडर्स को प्रमोट करने के लिए कुछ वो करता है। तो मैं हमेशा से ये मानता था कि एक आदमी को अगर आप रोजगार ही नहीं तो उसकी भलाई कर रहे हो, उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। पर एक औरत की रोजगार दे रहे हैं, एक पूरे परिवार की ज़िंदगी बदलेगी। राइडर्स की भी अपनी एक कहानी होती है, किसी फीमेल राइडर की कोई कहानी अगर आप शेयर करें? है और ये सिर्फ एक कहानी नहीं, हमारे पास हज़ारों कहानी है। पर ये आया था मुझे कोविड के टाइम पे, जब पूरा देश थोड़ा मुश्किल से गुजर रहा था। उस टाइम पे एक औरत ने मुझे हमारे लिए एक चिट्ठी लिख के भेजा था। उस औरत अब तक काम नहीं किया है और उसकी पति कोविड में अनफॉर्चुनेटली वो गुजर चुके हैं।
पर उसकी बेटी कैम्ब्रिज, लंदन में कैम्ब्रिज में स्कॉलरशिप लेके पढ़ती थी। और ज़िंदगी में सबसे पहली बार ये औरत ने बाइक चलाना शुरू किया और उसी बाइक और रैपिडो पे शुरू किया। उसी बाइक की, रैपिडो की कमाई से उसकी पॉकेट मनी बेचने लगी है। दिस इज एक्चुअल मोटिवेशन। जब हम कैप्टन्स की बात कर रहे हैं, वो एक महिला थी, तो क्या उनके पास, मतलब कैप्टन्स को आप कैसे हायर कर रहे होते हैं? सिर्फ उनके पास बाइक होना जरूरी है या कुछ और प्रोसेस है? क्या प्रोसेस होता है पूरा? तो हम लोग रैपिडो से इस देश में सबसे पहली बार पार्ट टाइम करके एक कॉन्सेप्ट लेके आया है। जिसके पास भी एक बाइक हो और 2 घंटे 1 घंटे का भी समय हो, जितना भी समय हो, वो मेरे प्लेटफॉर्म पे आकर काम कर सकता है। तो उनके पास गाड़ी होना चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। वंस वो अपने खुद के घर से वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, हम लोग वेरीफाई करेंगे और उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी करेंगे। और पूरा ट्रेनिंग एक कोर्स होगा जो ऑनलाइन है। वो कोर्स पास होने के बाद हम लोग उसको एक्टिवेट करते हैं। ये पूरा अपने घर में बैठे बैठे कर सकते हैं। ये पूरा एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, सॉलिड प्रोसेस है, जिससे आपको गो थ्रू होना होता है। वेरिफिकेशन के लिए आपकी टीम कैसे काम करती है? तो हमारे पास बहुत ऑटोमेटेड वेरिफिकेशन है, मैनुअल वेरिफिकेशन है। हम लोग वो इमेज प्रोसेसिंग यूज़ करके वाहन वेबसाइट से एक करेक्ट DL, करेक्ट RC, उसका इंश्योरेंस सही है कि नहीं, ये पूरे चेक करते हैं। और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए हम लोग एक थर्ड पार्टी, कपल ऑफ देश में सबसे बड़े 2 वेंडर के साथ हम लोग काम करते हैं। कैप्टन्स की बात चल रही है, मैं भी ट्रैवल करती हूँ, बहुत सारे लोग भी ट्रैवल करते हैं। जब मैं न्यूज़ रूम में डिस्कस कर रही थी तो कई लोगों ने ये सवाल पूछा कि कैप्टन का जो कमीशन है वो कितना होता है, कैसे डिसाइड होता है? क्योंकि कई दफ़ा हम जब राइड ले रहे होते हैं, ये आगे भी डिस्कस करेंगे ये पॉइंट, तो वहाँ पे कैप्टन्स जो हैं वो बोल रहे होते हैं कि मैम पैसा कट जाएगा, आप कैश में दे देंगी क्या? है ना? या मैम मैं राइड कैंसिल कर दूं, आप बाद में पेमेंट कर दीजिएगा। तो कैसे कैप्टन का जो कमीशन सिस्टम है वो कैसा है? तो बहुत सारे शहरों में हमारा कमीशन 15% के आसपास ही होता है। अगर 100 रुपए की राइड है, 15% मतलब 15 रुपए कमीशन की तरह लेते हैं। और उस 15 रुपए में भी करीबन 7-8 रुपए ये मैप्स, टेक्नोलॉजी कॉस्ट, इसी में चला जाता है। तो बाकी बचा हुआ 5 रुपए हमारे पास आता है। और उससे हम लोग बहुत पूरा सिक्योरिटी ऑफ आवर सिस्टम, सिक्योरिटी ऑफ द राइड, इंश्योरेंस और तमाम चीज़ें और बाकी सारी चीज़ें हम लोग देते हैं। और बाकी का जो 15 रुपए के अलावा जो बच रहा है वो डायरेक्ट उनके अकाउंट वो उन्हीं के अकाउंट पे जाता है। आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी अभी डिस्कशन किया, जो ऑनलाइन हो रहा है पूरा, क्या क्या होता है उसमें? इस इंडस्ट्री में हम लोग बहुत पहले ही आइडेंटिफाई किया है कि यार अगर मुझे एक बड़ा सा इंडस्ट्री बनाना है, उसकी फाउंडेशन तगड़ा होना चाहिए। और इस इंडस्ट्री का फाउंडेशन सेफ्टी। ओके, तो सेफ्टी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह का हो सकता है। अगर मैं किसी से बाइक करके एक बात बोलूं, सबको लगता है कि अरे बाइक थोड़ा अनसेफ है करके। तो हम उससे शुरू किया है। सबसे पहले इंडिया में राइड शेयरिंग में हम लोग राइड इंश्योरेंस करके लेके आए थे, ये 2015 में। उस टाइम पे बाकी लोग भी थे पर इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट नहीं था। रैपिडो सबसे पहला कंपनी है जो ये किया हुआ था। उसके बाद अब हमारा मानना ये है कि यार बाइक सेफ नहीं है, ये गलत बात। बाइक ड्राइवर जो जैसे चलाता है उसके वजह से सेफ्टी डिपेंड होता है। तो हम लोग टेलीमैटिक्स करके वो ऐप फोन पे एक टेक्नोलॉजी होता है एक्सेलरोमीटर, तो उसको यूज करके एक बंदा अगर बहुत तेज चला रहा है, नहीं तो एक बंदा सडन ब्रेक डाल रहा है, एक बंदा स्टीप टर्न ले रहा है, ये सब कुछ हम लोग ट्रैक करते हैं। और अगर जो भी ट्रैक नहीं हो रहा है वो हम लोग यूजर से पूछ लेते हैं और उसी के हिसाब से हम लोग उनको फीडबैक पास करते हैं। और अगर इन डिटेल्स में कुछ फॉल्ट फाइंड होता है तो हम लोग हमारे पास पहले 10 राइड हम लोग हैंड होल्डिंग बोलते हैं, पहले 10 राइड
वो बंदा जो भी चला रहा है, जैसे भी चला रहा है, पूरा डिटेल्स हमारे पास होता है, और उसके साथ साथ यूज़र का फीडबैक भी हमारे पास होता है। अगर इसमें हमें लग रहा है कि यार ये बंदा, ये कैप्टन सही से नहीं चला रहा है, तो हम लोग उनको वापस ट्रेनिंग पीरियड में डालते हैं। और कितने चांसेस आप देते हैं ऐसे? 2 चांसेस दो। दिए जाएंगे। हमें लगता है कि रैपिडो का सबसे बड़ी बात ये है, लोगों को ट्रांसपोर्टेशन प्लेटफॉर्म की तरह दिखता है, बट पर दूसरी तरफ से अगर आप देखोगे, आज के टाइम पे रैपिडो पूरे देश में सबसे बड़ा जॉब क्रिएटर है। हर एक महीने 1.5 लाख नया जॉब क्रिएट करता है, और अब तक कुल मिला के 70 लाख जॉब्स क्रिएट किया हुआ है। मैं अपने यूज़र्स को एक चीज़ बताना चाहती हूँ। अभी हम यहाँ स्टूडियो में बैठे हुए हैं, लेकिन इससे पहले पवन जब आए तो अपनी खुद की कार से नहीं आए हैं, वो एक राइड बुक कर आए। तो आप ये यूजुअली करते रहते हैं क्या? हमेशा। तो दिन में कम से कम 2 या 3 राइड्स तो बुक हो जाता है। वाह। तो क्या आप बात करते हैं कभी ड्राइवर्स से, उनके एक्सपीरियंस जानते हैं? कैसा रहता है आपका एक्सपीरियंस एज अ यूजर? हमेशा बात करता हूँ। तो पर मैं ऐसे बात नहीं करता हूँ कि मैं रैपिडो के तरफ से हूँ। मैं अनजान नॉर्मल बनकर अनजान बनकर बात करता हूँ। अगर वो गाली देता है, नहीं रैपिडो ऐसा कंपनी है, बकवास कंपनी है, वैसे मैं भी ज्वाइन हो जाता हूँ। हाँ यार, ये सारे कंपनी ऐसे ही है, क्योंकि जब मैं उसके साथ बोलने लगता हूँ, वो दिल खोल के बात करता है, इनसाइट्स मिल जाते हैं आपको। और उस तरह मुझे एक्चुअल ग्राउंड पे एक्चुअल कैप्टन को क्या दिक्कतें हो रहे हैं वो पता चलता है। ये हमारे लिए इतना नया नहीं है, क्योंकि जब हम लोग रैपिडो शुरू किए थे, मेरे पास 19 लोग थे। पहले 3 महीना रैपिडो को सबसे पहला कैप्टन और ड्राइवर्स हम 19 लोग थे। आप लोग खुद करते थे? हम लोग खुद करते थे। बैंगलोर में कोरमंगला, BTM, HSR करके एक एरिया होता है। ये तीनों एरिया में 19 लोग सुबह सुबह लॉग इन करते थे, शाम तक राइड्स करते थे। तो आपने तो एकदम यूजर को एकदम स्क्रैच से देखा हुआ है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया हुआ है। बहुत, और उसके वजह से हमें बहुत यूजफुल, बहुत अनोखी इंसाइट्स मिला हुआ है। सबसे बड़ी बात हमें ये समझ में आया, क्योंकि हमें लगता था बाइक टैक्सी शुरू करने के पहले कि एक औरत बाइक टैक्सी क्यों चढ़ेगी, पर अगर आप देखोगे आज के टाइम पे 35% के आसपास रैपिडो के यूजर्स औरतें हैं, और सबसे लॉयल कस्टमर्स हमारा औरतें हैं। और अब बाइक के स्पेस से आप कैब के स्पेस में एंटर हुए हैं। हाँ, बाइक शुरू किए थे और बाइक्स बहुत सही चल रहा था, और उसी के कोविड आया। कोविड में हमारे यूजर्स खुद पूछे थे कि यार आप बाइक्स के साथ ऑटो भी क्यों ना लॉन्च कर लो। जब हम लोग ऑटो से आए तब हमारे यूजर्स कैब्स रिक्वेस्ट करने लगे। तो हमने पूछा था उनसे, यार कैब्स पे तो लोग हैं ऑलरेडी कर रहे हैं, 2 बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं। हाँ, लोग हैं और कर रहे हैं, बहुत देर से कर रहे हैं। पर जब हम लोग डीप डाइव किया है उस इंडस्ट्री में, कैब वाले इंडस्ट्री में, हमें पता चला है कि यार पिछले 5 साल से कैब का मार्केट ऐसे की ऐसे ही है। पिछले 5 साल से। पर पिछले 5 साल में प्राइस ऑफ अ कैब का दाम 40% के आसपास बढ़ गया है। तो अगर कस्टमर्स ज़्यादा पे कर रहे हैं तो ड्राइवर्स, कैप्टन्स तो खुश होना चाहिए। प्राइस तो इंक्रीज किया है, उनको मिल रहा है क्योंकि पैसा। ड्राइवर से बात किया तो ड्राइवर्स और भी गुस्सा होने लगे। उसके पहले बहुत बड़े बड़े इंसेंटिव्स देते थे, अभी इंसेंटिव्स नहीं है, और जो कस्टमर ज़्यादा पैसे दे रहा है वो भी इन तक नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि जो कमीशन परसेंटेज उस टाइम पे बहुत कम था, 10-15, अभी 33% के आसपास हो गए। इसके वजह से ना इंडस्ट्री ग्रो हो रहा है, ना कस्टमर खुश है, ना ड्राइवर कैप्टन खुश है, और खास करके जब भी हमें कैब मिलने की ज़रूरत होती है उस टाइम पे मिलता ही नहीं है। अभी बहुत ही रिसेंटली आप लोग 0 कमीशन मॉडल लेकर आए हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, कैसे ये आपको अफेक्ट कर रहा है, कैसे ये जो ऑटो ड्राइवर्स है उन्हें अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि बिजनेस भी तो बनाना है। एक सिटी, बड़े शहर में 1 लाख के आसपास ऑटोस है ऑन द ग्राउंड,
10% से भी कम कैप्टन्स ऑनलाइन आते हैं और राइड्स करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पसंद नहीं है कि यार आप लोग कमीशन लेते हो। कमीशन एक ऐसी चीज़ है जो इस इंडस्ट्री की तरक्की को रोक रहा है। तो बहुत सोच के हम लोगों ने देश में सबसे पहली बार बोला है कि यार कैप्टन्स की भलाई के लिए हम लोग एक कंपनियों के पीछे हटेंगे और जीरो कमीशन लॉन्च करेंगे। तो अभी हम ऐप से गो थ्रू हो रहे थे, तब हमने देखा एक बाइक का ऑप्शन है और एक लाइट वर्जन का ऑप्शन उसमें दिया हुआ है। क्या है दोनों में डिफरेंस? तो बाइक लाइट का सिर्फ कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल बाइक्स आते हैं। इकोनॉमिकल मतलब उसका माइलेज बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। क्योंकि उसका माइलेज ज़्यादा है, उसका कॉस्ट पर किलोमीटर थोड़ा कम होता है, तो वही एडवांटेज हम लोग यूज़र को पास करना चाहते हैं। तो ये हम लोग कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास इतना कैप्टन बेस है अभी, तो उसके इतना डेटा भी है, इतना डेटा भी है आप कि उससे प्रोसेस करके ये निकाल पा रहे हैं। हाँ, तो वो वाला बेनिफिट हम लोग यूज़र को पास करना चाहते हैं। अब आते हैं सबसे चर्चित सवाल पर। सेफ्टी मेजर्स को लेकर के बाइक टैक्सीज खूब चर्चाओं का विषय बनी है। लंबे समय से सरकार इस पे सख्त रही थी और पहले खबर आई कि नो मोर बाइक टैक्सी इन दिल्ली, फिर अब सरकार राजी हो गई है। क्यों पहले मनाही हुई और अब किन चीज़ों को लेकर हामी हुई हैं, पूरा सिलसिलेवार तरीके से हमारी ऑडियंस को बताइए। ठीक है, तो 2004 से 2015 मानी जब तक रैपिडो शुरू नहीं हुआ तब तक किसी ने जाकर एक स्टेट से नहीं पूछा मैं अपने बाइक को टैक्सी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो इसके वजह से गोवा छोड़ के बाकी सारे स्टेट्स में प्रोविज़न है पर प्रोसीजर नहीं है, प्रोसेस नहीं है। तो 2015 में हम लोग जब शुरू कर रहे थे, हम लोग स्टेट गवर्नमेंट्स के पास गए और पूछ रहे थे कि बाइक्स को टैक्सीज में कन्वर्ट करना है, ये प्रोविज़न है, कैसे करें। फिर हम लोग पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर बाइक टैक्सी चल रहा है उसके बेस्ट सेफ्टी मेथड्स कंबाइंड विथ हमारे देश के लिए और क्या अलग सा चाहिए होंगे, वो पूरा रिसर्च करके हम लोगों ने प्रपोजल बनाया और गवर्नमेंट्स को सबमिट किया। कुछ गवर्नमेंट्स इमीडिएटली ये पहचान लिया है कि यार ये बाइक टैक्सी जो चीज़ है ये रोज़गार की इंजन है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे स्टेट्स को मैंडेटरी कह दिया है कि यार बाइक्स को टैक्सीज में कन्वर्ट करना है, कर सकते हैं, ऑलरेडी है, करना है करके क्लैरिफाई कर दिया है। ये क्लैरिफिकेशन आया हुआ है सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के थ्रू। ठीक है, क्या तैयारी है एक्सपेंशन की? मेरा एक्सपेंशन प्लान पूरे देश में है। रैपिडो में सारे टीम मेंबर्स का लक्ष्य है अगले 5 साल में 1 करोड़ नया जॉब्स क्रिएट करना। बड़ा नंबर है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पड़ाव इंटरव्यू का। लोगों से कुछ सवाल लिए हैं मैंने। पहला सवाल ले रही हूँ, बाइक टैक्सी बुलवाती हूँ तो कभी राइडर का कोई भाई आ जाता है या कोई दोस्त, बताइए क्या करे यूज़र। इवन हमने देखा है बाइक नंबर्स भी चेंज रहते हैं। अभी रैपिडो में लास्ट सेफ्टी फीचर है कि फेशियल स्क्रीनिंग, मतलब अगर कोई अपने ऐप में लॉगिन हो रहा है पहले उसका चेहरे स्क्रीन करके ही उनको लॉगिन करवाएंगे कैप्टन को, ताकि जिसका आईडी वही यूज़ कर सकता है। तो हम लोग फेशियल रिकग्निशन फीचर एक लॉन्च कर रहे हैं फॉर लॉगिन। ओके, एट द सेम टाइम कभी गाड़ी का नंबर सही नहीं है, ये 2 वजह से हो रहा है जब हमने पता किया। एक, कभी कभी गाड़ी पंचर हो गया है पर उसके पास दूसरा बाइक भी है, तो वो बाइक को रजिस्टर करने के बजाय सिर्फ उस 1-2 दिन के लिए वो बाइक लेके आ रहा है। तो हमने एक चीज़ करना शुरू किया है, ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। कैप्टन को बोल रहे हैं अगर ये बाइक सही नहीं है, अपनी खुद की रजिस्टर्ड बाइक नहीं है, तो तब के तब रजिस्टर करने के लिए एक मौका दे रहा है उसके डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। और अगर वो बाइक सही नहीं है, अब यूज़र को क्या करना होता है? यूज़र को हम लोग बहुत सिंसियरली स्ट्रांगली रिक्वेस्ट करते हैं वो राइड
मत लीजिए, वो राइड मत लीजिए। हम लोग कोर्ट वेरिफिकेशन, क्रिमिनल वेरिफिकेशन, पूरे हैंड होल्डिंग में उसका बिहेवियर वेरिफिकेशन सब कुछ करके उसको प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं। कैंसिलेशन पे रीजंस आता है, रीजन सेलेक्ट कीजिए, बोल दीजिए दिस इज नॉट द सेम ड्राइवर। एक ही लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक रोज ट्रैवल करता हूँ, लेकिन अमाउंट रोज अलग अलग होता है, आप ये अमाउंट कैसे तय करते हैं? ये दाम जो है इसमें 2-3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक किलोमीटर चार्ज, एक टाइम चार्ज, ओके, एक कितने ड्राइवर्स है उसके उस एरिया में, उसके हिसाब से। और तो अगर मैंने राइड कैंसिल की है और वो आने को हो गए हैं राइडर जो थे वो, तो फाइन लगता है, वो फाइन अमाउंट कैसे डिसाइड होता है? वो एक कुछ निर्धारित अमाउंट है, मतलब पहले से डिसाइडेड है, या इट विल चेंज? अगर कैप्टन ऑलरेडी पास में है तो ज्यादा तक आपको कैंसिलेशन चार्ज नहीं पड़ता है। वो कैप्टन दूर से आ रहा है और पूरा पेट्रोल खर्चा करके आया और ऑलमोस्ट आपके प्लेस तक आ गया है, तब आपको पड़ता है। एक फनी सवाल है यहाँ पे, नोटिफिकेशंस जो आते हैं वो इंटरेस्टिंग नहीं है जोमेटो जितने। आप कस्टमर एंगेजमेंट के लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि एक यूजर आया, फिर वो नोटिफिकेशंस आते हैं, रिटेंशन तो उसी से बन रही है, तो क्या उस एंड पे भी कोई काम करते, कैसे काम करते हैं? डेफिनेटली अगर क्रिएटिविटी ज़्यादा नहीं दिख रहा है तो हम लोग ये शुरू किया है कि कस्टमर कम्युनिटी क्रिएट करके उन्हीं से आइडिया लेना शुरू कर दिया है। या हम लोग जो आइडिया कर रहे हैं वो आइडिया कस्टमर्स को ऑलरेडी कैसे लग रहा है वो एक बार टेस्ट करके उसके बाद भेजना, वैसे कर रहे हैं। पर ये फीडबैक मैं ले लेता हूँ। एक सेगमेंट रखा है जिसमें हम आपसे 5 फटाफट सवाल पूछेंगे और उनके आपसे छोटे छोटे जवाब चाहिए। ठीक है। हॉबीज और पैशन क्या है? फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? स्पोर्ट्स, फुटबॉल, वॉलीबॉल ये खेलता हूँ। फ्री टाइम पे मैं लैंग्वेज लर्निंग करता हूँ। नाइस। तो मैं ऑलरेडी कोरियन में बोलना, क्योंकि आप वहाँ रहे भी हैं। रहे भी हैं आप वहाँ? रहे भी था, पर वहाँ से इंडिया आने के बाद मैंने पढ़ना शुरू किया। मैं शायद बोल सकता हूँ मेरा कोरियन थोड़ा बेहतर है मेरा हिंदी से। क्या बात कर रहे हैं? अरे गजब। अभी चाइनीज पढ़ रहा हूँ मैं। वाह। और कन्नड़ा भी। मैं बेंगलुरु में रहता हूँ तो कन्नड़ा भी पढ़ रहा हूँ। तो कन्नड़ा, थोड़ी बहुत हिंदी, इंग्लिश आप बोल ही लेते होंगे, कोरियन आप सीख रहे हैं, एंड यू आर फोकसिंग ऑन चाइनीज लैंग्वेजेस। एनीथिंग एल्स? कुछ रहा तो नहीं इसमें? मेरा मदर टंग तेलुगु है, तो तेलुगु तो बोल लेता हूँ। मुझे लग रहा है नेक्स्ट टाइम जब हम मिल रहे होंगे तो इनके पास 4-5 और लैंग्वेजेस होंगी। वेरी नाइस। एनी हिडन टैलेंट दैट यू हैव? हिडन नहीं बोलूंगा। मैं अपना काम दोनों हाथ से कर सकता हूँ। अरे वाह। मतलब राइट एंड लेफ्ट। यू कैन राइट except for writing, for that is something I'm learning right now, अभी सीख रहा हूँ। And apart from that what can you do, like from both hands? Like texting, eating, drinking, like all things that wherein I can use my right hand, I use my left hand. Nice, interesting also. Yeah. Who is your inspiration? My inspiration are 2 people. Personally my father. उसको देखते मैं पैदा हुआ हूँ, एंड ही इज़ अ बिजनेस गाय, और बहुत मुश्किलें देखा उसने पर कभी पीछे नहीं हटा। क्या नाम है उनका? रामा राव, श्री रामा राव। तो मेरे पापा पक्का बिजनेस में तो मेरा इंस्पिरेशन है, पर एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप ऐसे कुछ करना है उसमें इंस्पिरेशन है धीरूभाई अंबानी। अच्छा। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मैं उसकी कहानी पढ़ रहा था बुक पे, और उस समय मुझे एहसास हुआ है कि अगर एक बंदा एक बड़ा सा सपना देख सकता है, एक पूरी देश की ट्रेजेक्टरी बदल सकता है, एक पूरी देश की उन्नति बदल सकता है, और तब से वो आपकी इंस्पिरेशन है। हाँ, वो मेरा इंस्पिरेशन है। आपने 5-6 लैंग्वेजेस बताई हैं, मुझे बताइए आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में मैं अपनी माँ की टमाटो करी और चावल। वाह। मुश्किल वक्त में कौन सा फंडा है जो सबसे ज़्यादा काम आता है? पीछे मत हटो। आई थिंक बहुत लोग ऐसे सोचते होंगे कि यार हम लोगों ने कुछ नया सा किया है, कुछ अनोखा किया है, या कुछ गजब सा किया है, पर हमने सिर्फ एक चीज़ किया है। 9 साल तक एक ही सपना
बाइक टैक्सी आगे करना है, कुछ भी करके करना है, वही करते रह रहे। जितने भी मुश्किलें आए हैं, जितने भी आतंक आए हैं, और बहुत बार ऐसा हुआ है कि यार हमारे जर्नी में हमारे पूरे पैसे ख़त्म हो गए हैं। अगला दिन ना टीम मेंबर्स को देने के लिए सैलरी था, ना खाने के लिए हमारे पास पैसे थे, पर उस टाइम पे भी हम लोगों ने बस पीछे नहीं हटा। बहुत बढ़िया, आपको मजा आया? या बहुत मज़ा आया। Thank you so much, Yeah. Pawan, for taking out time for us. Yeah, Thank you my so pleasure. much. Thank you so much. Thanks for Closing being a moment. great host.